नमस्कार मित्रों। देश दुनिया में अभी जंग का असर दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी कि सोना मत खरीदिए, विदेश यात्रा पर मत जाइए, ये नहीं कीजिए, पेट्रोल महंगा हो रहा है, ये सब बातें हो रही है। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी एक चीज होती है, जो मनोज कुमार की फिल्म आई थी बहुत जमाने पहले, रोटी कपड़ा और मकान। यानी आदमी को सबसे जरूरी चीज है वो रोटी हो, कपड़ा हो और छत हो सर पर, मकान हो। लेकिन मकान मिलना आज की तारीख में, बाप रे, इसमें मैं कुछ बोल भी नहीं सकता कि क्या होगा। लेकिन ये समझना कि मकान मिलना मुश्किल काम है, सस्ते मकान नहीं मिल रहे या मकानों की तय टाइम पर नहीं बन रहे, ये सब भी एक भ्रम है। क्योंकि अभी हिंदुस्तान में खासतौर से जो बड़े शहर हैं, दिल्ली जैसे शहर है, मुंबई जैसे शहर है, वहां पर जो मिडिल क्लास के या लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए जो मकान चाहिए, आम आदमी के लिए मकान चाहिए, जिनको छत की जरूरत है, वो मकान तो मिल भी नहीं रहे। बन रहे हैं तो कोई खरीदार नहीं है। तो फिर आप कहेंगे परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि जो अब मकान बन रहे हैं, जो फ्लैट्स बन रहे हैं, मकान क्या कहना चाहिए, फ्लैट्स जो बन रहे हैं, वो बन रहे हैं सुपर रिच के लिए। सुपर रिच मतलब जो 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपए के फ्लैट्स खरीद रहे हैं, और उन फ्लैट्स की लगातार कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, लगातार मार्केट भी मिल रहा है, और बनते जा रहे हैं, बिकते जा रहे हैं। तो ये सारा खेल क्या है कि इतने सुपर लग्जरी फ्लैट्स जा रहे हैं, बन रहे हैं, और जो आम आदमी है वो फंसा हुआ है, तमाम कारणों से फंसा हुआ है। और जब इतनी महंगाई हो रही है, हम लोग पेट्रोल की चिंता कर रहे हैं, दुनिया जंग की चिंता कर रही है, उस समय में भी ये सारा कैसे चल रहा है। तो ये जो बड़ा खेल है, बड़े लोगों का बड़ा खेल, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे बड़े लोगों के जो मित्र रहे हैं, मित्र हैं मतलब, किस्मत से उनकी किस्मत तो मैं क्या कहूँ, लेकिन हमारी खुशकिस्मती से वो हमारे भी मित्र हैं, नीरज वाजपेयी साहब। उनसे चर्चा करेंगे कि ये सारा बड़ा खेल क्या है उनके शो बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी। उनको तो आप देखते रहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था पर, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर वो बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं, डॉलर्स की बात करते हैं, डॉलर्स भी मिलियंस में बिलियंस में बोलते हैं, पता नहीं, हम समझ में नहीं आता, तो कुछ कुछ समझा देते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। प्रणाम सर, प्रणाम। ये जो बड़े बड़े लोगों के साथ जो आप रहते हैं, आपके जो मित्र हैं, मेरे अलावा जो लोग हैं, मुझे पता भी नहीं कि आप मुझे मित्र मानते हैं कि नहीं मानते, मैं मानता हूँ अपनी तरफ से। ये 50% वाला हमारा चल रहा है मित्रता। बिल्कुल। तो आपके वाले जो 50% वाली मित्रता वाले लोग हैं, और ये जो इतने बड़े घरों का जो बड़ा खेल चल रहा है, ये है क्या? एक तो आम आदमी को अपने लिए सर पर छत नहीं मिल रही, प्रधानमंत्री जी तो पेट्रोल की चिंता पर ही परेशान है, और आप 100 करोड़ रुपए के घर बेच। पहली बात तो विजय जी ये है कि अब आप भी बड़े लोगों के साथ रहने लगे आज। सर हम कहाँ रहते? अब अगर आपके इलाके में भी 5 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ के मकान नोएडा ग्रेटर नोएडा मिल रहे हैं, तो आपकी ये शिकायत अब जायज नहीं है। अब आप सर भी वो अमीरों की ऐसा बस्ती होता है, में। हर इलाके में बड़े घरों के पीछे एक बस्ती बनी हुई होती है, झुग्गी बस्ती। अब देखिए, रेडी रेकनर तो वही लगेगा चाहे जिसमें घर में रह रहे हो आप। तो अमीरों की बस्ती तो आपकी भी हो गई है। मैं तो वीकेंड में देखा तो बहुत आश्चर्यचकित था कि ये भी हो रहा है। मतलब अब ग्रेटर नोएडा में भी 5 करोड़ का फ्लैट मिलेगा। 5 करोड़। 5 तो मतलब उसके आगे एक स्टार बना के ऑनवर्ड्स लिखा हुआ है, लोग उसको ऑनवर्ड्स पढ़ते लिखा नहीं हुआ है। है। वो 5 का हाँ, 7 हो जाता है, कब अच्छा, पता वो नहीं दो चलता। चीजें लिखी हुई होती है, ऊपर लिखा हुआ होता है स्टार लगा के ऑनवर्ड्स, और नीचे लिखा हुआ होता है TNC अप्लाई। हाँ, यस। वो ये दोनों टर्म्स चीजें एंड हमें समझ नहीं आती। कंडीशन वो टर्म्स एंड कंडीशन और स्टार इसीलिए लिखा जाता है कि आप मान के आइए कि इससे ऊपर 30-40% और आपको, आप क्लब देना है। लेंगे और आप जी। पार्किंग लेंगे, मेंटेनेंस, ये सब मिला जुलवा के वो आपका केवल इसलिए अच्छा होता है कि वो ये बताए कि आपकी हैसियत है इस तरह की कोई चीज खरीदने की, तब आप आइए। ट्रू। इसका मतलब ये नहीं कि यस। ये इतने का मिल रहा है। नहीं नहीं नहीं, 4.99 CR लिखा है, इसका मतलब नहीं कि सब कुछ जोड़ घटा के और अपनी किडनी बेच के आपने 5 करोड़ इकट्ठा कर लिया तो आप मकान ले लेंगे। ना 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 ना, हो सकता है दूसरी वाली भी बेचनी पड़ जाए आपको, क्योंकि अभी तो 2 जी। करोड़ और देने हैं आपको। 2 करोड़। ये एक बहुत ही विचित्र और भद्दा मजाक है मुझे लगता है अब जो हो रहा है एनसीआर में स्पेशली, और स्लाइटली इन मुंबई ऑल्सो। अनबिलीवेबल प्राइसेस हैं। 10 करोड़ 5 करोड़ मुंह से आदमी ऐसा बोलता है कि जैसे मतलब वो 1 लाख रुपए की बात कर रहा है। अभी साल 1.5 साल पहले तक 1 करोड़ 1.5 करोड़ में अच्छा फ्लैट नोएडा दिल्ली में नहीं, नोएडा मिल जाता। एनसीआर में मिल जाता। अब तो 1.5 करोड़ पता नहीं वहां कुछ मिलता भी है कि नहीं, आप तो बताएंगे ज्यादा, क्योंकि अब जिस तरह से वहां चीजें बढ़ रही हैं, 5-5 करोड़ के फ्लैट हैं, तो ये एक बहुत गजब की समस्या क्रिएट हो गई। और गुड़गांव तो इसका भी बाप है,
वहां तो 100-150 करोड़ तक मामला तो पहुंच 100 करोड़ रुपए से ऊपर के भी फ्लैट्स मिल रहे हैं। मैं तो यही सोच रहा था कि जो आदमी 5 करोड़ का ग्रेटर नोएडा खरीदा उसको 20 फ्लैट वहां इस तरह के लगा के एक मिलेगा ग्रेट गुड़गांव में। इस तरह की स्थिति बन गई है। तो इसको समझते हैं कि ये है क्या खेल, जो आपका प्रश्न है। तो एक चीज तो बिल्कुल दर्शक ध्यान से समझ लें कि ये एनसीआर में, जिसमें गुड़गांव भी शामिल हो गया है, एकदम क्लियरली बबल है और ये बबल है। साल 1.5 साल में बस्ट होगा, पक्का समझ लीजिए आप। ये सस्टेनेबल नहीं है, ये आर्टिफिशियल राइज है। अभी मुंबई की बात करें, पहले दिल्ली एनसीआर समझते हैं। 3 कारणों से कीमतें इस तरह से बढ़ती हैं जो अनाप शनाप एस्ट्रोनॉमिकली प्राइस जा रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण ये होता है सर कि या तो वहां बहुत लोग अमीर हो रहे हैं तो इतने महंगे मकान मिल रहे हैं, तो अमीर नहीं हो रहे हैं, वो जो के शेप रिकवरी हम लोग कहते हैं कि रिच गेट्स रिचर, और ज्यादा पैसा हो रहा है, वेल्थ का जो डिस्प्रोपोर्शनेट राइज हो रहा है, एक बड़ा कारण वो है। वो और बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, जो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं वो और ज्यादा कमा रहे हैं, तो वो संख्या आपके एनसीआर में बढ़ रही है। इससे साफ दिख रहा है, क्योंकि हिम्मत तभी लॉन्च की हो पा रही जब वैसे ग्राहक उनको दिख रहे होंगे। दूसरा कारण है ये कि आपके यहाँ दिल्ली एनसीआर में करप्शन का पैसा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि आप मुझे ये बताइए, दिल्ली एनसीआर सर्विस क्लास सिटी है, वहां सर्विस इतने बड़े बड़े सिटी है, वो बिजनेस बिजनेसेस सिटी नहीं नहीं है, है, वो मुंबई जैसा बिजनेस नहीं सिटी है। नहीं है। तो वहां पे ये 5-8 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ के फ्लैट खरीदने वाले लोग कौन है? तो एक सिंपल अजम्पशन है मेरा कि वहां पे ये भी होगा। तीसरा कारण ये है कि आपके यहाँ जो बीच में ये इन्वेस्टर कम्युनिटी घुस जाती है, ट्रेडर कम्युनिटी घुस जाती है, इसने प्राइस राइज करा है। क्योंकि आज आपने एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया 5 करोड़ 10 करोड़ वाला, तो एक ट्रेडर जाता है, वो 10 यूनिट बुक कर लेता है, उसको देना कितना है? 20 करोड़ देना है उसको, 20 करोड़ 10 फ्लैट यूनिट कोई बुक फर्क हो नहीं गए। पड़ रहा। 10 फ्लैट बुक कर लिए, तो वो 100 करोड़ का माल 10-20 करोड़ में उसने बुक कर लिया, अब वो आराम से इसको बेचेगा। तो एंड यूजर नहीं है, बीच में ब्रोकर, ट्रेडर, इन्वेस्टर, ये सब आ सब गए लोग। हैं। इस वजह से भी वहां पे ये आपने बहुत इन्फ्लेशन अच्छी मैथमेटिक्स बताई कि वो 100 करोड़ का माल 20 करोड़ में लेकर अपना मालिक हो जाता है। सिंपल है। हमने आज आपको बुकिंग का अनाउंस तो देना है, हमने आज बुक कर जी। लिया, 10% 5% दिया। वो क्या 90-10 स्कीम, हाँ, 20-20-20-20 स्कीम, 70 20-20-40 करके कुछ ऐसे करके। ये सब जगलरी सिर्फ इसीलिए है कि आपने 10% अमाउंट दिया, यानी 5 करोड़ के फ्लैट के लिए 50 लाख रुपए आपको लगेंगे खाली बुक। अब आप धीरे धीरे, जब वो बन रहा है, आपको तो लेना नहीं, आप तो एंड यूजर है नहीं, तो उसके प्राइसेस बढ़ेंगे और आप दूसरे को चिपकाएंगे और बेच के निकल जाएंगे। एक बड़ा रीजन ये भी है। अब ये बबल में इसलिए मैं कह रहा हूं कन्वर्ट हो चुका है कि बहुत सारे फ्लैट्स बिक नहीं रहे हैं, तो इन्वेस्टर किसको चिपकाए ये मिल नहीं रहा उसको। अब उसके गले पड़ रहा है माल कि आगे किसको आप बेचोगे, ये शुरू हो चुका है, गुड़गांव में आराम से हो रहा है। तो चूंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे सस्टेन पावर बहुत होती है, 6 महीने और देखते हैं, 3 महीने और देखते हैं, तो जब तक वो इस लेवल पे नहीं आ जाता कि आपकी कैपिटल इरोजन शुरू हो जाए या आपको कैश फ्लो की दिक्कत हो जाए, तब तक होल्ड करते हैं। बिल्डर भी होल्ड करता है और बिल्डर प्राइस टूटने नहीं देता, क्योंकि एक बार सेंटीमेंट गड़बड़ हुआ हाँ, तो फिर तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। तो फिर खेल गड़बड़ा, तो बिल्डर भी बर्दाश्त करता है इसको। बिल्डर कहता है प्राइस मत तोड़ना और आप मुझे मत दो पैसे, कुछ दिन तक आप होल्ड कर लो। ये सारा खेल स्टार्ट हो चुका है एनसीआर में, और ये सब कुछ मुझे लगता है 1.5 साल का खेल और है, अदरवाइज ये गिरेगा। तो 3 मेरे हिसाब से रीजन ये है। सेम टाइम चलिए मुंबई का मार्केट भी लेते हैं, लेकिन लोग कहेंगे दिल्ली की बुराई कर रहे हैं, मुंबई के बारे में बात नहीं करें। मुंबई में भी सेम चीज है, यहां पे भी बिल्डरों ने अल्ट्रा लग्जरी बढ़ाने शुरू किए, और पूरे मतलब चर्च गेट से लेकर के मीरा रोड तक, भयंदर और आगे चले जाइए आप, मीरा भयंदर और विरार तक, वहां भी एवरेज कॉस्ट अब 1.5 से 2 करोड़ हो गई है सिंपल फ्लैट की, जो कि मेन शहर से कम 50 किलोमीटर दूर की बात मैं कर रहा हूं। अब आप मेन शहर में आइए, मतलब बोरीवली से लेकर के चर्च गेट, जिसको हम लोग मेन मुंबई मानते हैं, यहां पे कीमतें अगर एवरेज कॉस्ट 3-4 करोड़ एक फ्लैट की हो रही है, तो ये बबल क्रिएट हो रहा है। और बिल्डर का इंटरेस्ट ये है क्योंकि उसी सेगमेंट में वो माल बेच पा रहा है, तो वो छोटे बनाएगा नहीं। हीरानंदानी जी से मेरी बहुत पहले जब बातचीत होती थी, तो कहते थे कि
अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड है ही नहीं, मतलब बिकते नहीं है वो क्यों बनाए हम? तो इसका मतलब हुआ कि जो अफोर्डेबल हाउस है वो तो अफोर्डेबल रहे नहीं है। नहीं, मुंबई का अफोर्डेबल भी 1.5 करोड़ का है, तो क्यों बनाऊं मैं 1.5 करोड़ वाला? और एक और बड़ी मजेदार बताऊं, टेक्निकल बात दर्शकों को समझना चाहिए, 1 BHK फ्लैट बनाने में और 2 BHK फ्लैट बनाने में कॉस्ट बहुत मामूली सी बढ़ती है, बहुत फर्क लेकिन होता नहीं। कीमत उसका तिगुना हो जाती है। तो बिल्डर क्यों बनाएगा 1 BHK? उसका क्या इंटरेस्ट है? हाँ, उसको वो तो धंधा 3 करना BHK है। और 4 BHK में भी वो का वही हो जाएगा उसको। एग्जैक्टली तो बढ़ाया। तो यहां पे भी अनुमान ये है, कई सारी रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग रिपोर्ट आती है, इसलिए मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकता, लेकिन लाखों की तादाद में फ्लैट अब अनसोल्ड इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो रहे हैं, और बड़े वाले महंगे वाले फ्लैट। तो ये चीजें बहुत लंबा सस्टेन करना मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है कि ये 3-4 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से हो रहा है। और एक कारण और है, लैंड प्राइसेस। लैंड प्राइसेस बेहिसाब बेइंतहा जमीन की कीमतें मुंबई में। चलिए, मुंबई को एक बार आप ये रिलैक्सेशन दे सकते हैं कि वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ शहर है, जमीनें है नहीं यहाँ पे, तो जमीन की कीमतें यहाँ बाय डिफॉल्ट ऊपर होती हैं, और रीडेवलपमेंट यहाँ बहुत ज्यादा होता है कि पुरानी बिल्डिंग तोड़ के वर्टिकल 6 मंजिल की हाँ, है तो 20 मंजिल बनाओ, बना लेते हैं। तो वर्टिकल जब आप बनाते हैं उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो मुंबई का मार्केट आप फिर भी एक लिहाज से कहेंगे चलो मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, यहाँ लोगों के पास बहुत पैसा है, व्यापारी शहर है, तो और दूर नहीं जाना चाहता आदमी, रीडेवलपमेंट तो लेगा। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में ये बिल्कुल इलॉजिकल लगता है। एक स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर आप 1 किलोमीटर सड़क बनाइए, तो सड़क के दोनों तरफ 500 मीटर तक डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, प्राइसेस रियल एस्टेट जमीन के ऊपर जाने लगते हैं। एस्केलेट नाउ करती है। अब आप कैलकुलेट करिए कि 1000 मीटर की सड़क बनाई और उसके दोनों तरफ 500 मीटर में हुआ, तो कितना बड़ा लैंड पार्सल खुल गया डेवलपमेंट के लिए। फिर भी आप 5 करोड़ का फ्लैट बना रहे हैं, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि ये जबरदस्ती फ्लैट प्राइसेस इन्फ्लेट किए जा रहे हैं, और वेल्थ का डिसप्रोपोर्शनेट बढ़ना इसका एक बड़ा कारण बन गया है, और वो नहीं तो हर बड़े शहर में आपको दिख रहा है। जब बड़ा आप कह रहे हैं कि सोल्ड नहीं हो रहे हैं, बिक नहीं रहे हैं, पड़े हुए हैं, तो फिर क्या फायदा हो रहा है बिल्डर को भी, या जो भी लोग कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले लोग हैं उनको क्या फायदा हो रहा है कि इतना बड़ा, इससे बढ़िया कम प्राइसेस के बनाएं, ज्यादा बेच लें। इसको समझने के लिए थोड़ा हमें 4-5 साल पीछे चलना पड़ेगा। 4-5 साल पीछे इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि कोविड इसका एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट था रियल एस्टेट के लिए। अगर आप ध्यान से देखें तो 2012-13 में रियल एस्टेट पीक कर गया था, और उसके बाद 13 से लेकर के 20 तक रियल मार्केट में स्लम्प था, सारे बड़े मार्केट में, मुंबई में, दिल्ली एनसीआर में, वहां तो खैर गड़बड़ी हुआ था, सब बहुत सारे बिल्डर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, केस रुक लग गया था। अक्रॉस द कंट्री वो एक स्लम पीरियड था, दाम नहीं बढ़े थे रियल एस्टेट के, या घट गए थे, या बहुत कम बढ़े थे, फ्लैट थे। कोविड के टाइम में रियल एस्टेट की, जिसको कहते हैं ना कि एक एक्ट ऑफ गॉड ने उनको बहुत पैसा बना दिया, मतलब हाँ, क्योंकि उस समय घरों की जरूरत, लैंड की जरूरत, पर्सनल स्पेस की जरूरत लोगों को लगी, वर्क फ्रॉम होम है, एक 6 फुट की दूरी, ये तो लोगों ने बड़े घर खरीदे, अपने फैसले को उन्होंने प्रीपोन किया, हाँ, और पैसा अपना जमा पूंजी लगा के मकान खरीदे। ये एकदम सच है। होम लोन का ट्रिगर उस समय देख लीजिए, प्लस स्टैम्प ड्यूटी सरकारों ने 0 कर दी थी। तो कम कर दी। कोविड के समय ये भयंकर तेजी से रियल एस्टेट बिका, और ऐसे ऐसे बिल्डरों ने मुंबई में मकान बेच लिया जिनको खुद लगता था कि मेरा ये प्रोजेक्ट तो बिक ही नहीं पाएगा, इतना महंगा मैंने बना दिया है, इसका बिकना मुश्किल है। पर उनकी किस्मत अच्छी थी कि कोविड के बीच में सब बिक गया, पूरा बिक गया, 0 सोल्ड आउट कंप्लीटली, एकदम फैक्ट में एंड यूजर ने खरीद लिया। तो ये कार्यक्रम 2020 से 2024 एंड तक बहुत बढ़िया चला। तो चूंकि जब ये अच्छा चल रहा था तो लोगों ने और बनाना शुरू किया। दिल्ली में भी यही था कि दिल्ली में भी खूब, एनसीआर में खूब मकान बिक रहे थे, गुड़गांव में बिक रहे थे। तो रियल एस्टेट में हमेशा एक ब्लॉक में एक वेव चलती है 8-10 साल की, उसमें पीक वहीं पे होता है जब फंसना शुरू होता है। तो अभी साल भर पहले तक ठीक चल रहा था, वो महंगे मकान बना के बेच ले जा रहे थे, लेकिन ग्रीड इतनी बढ़ी कि उन्होंने भयानक लॉन्च, नए लॉन्च करो, बनाओ, और महंगी जमीन खरीदो और बनाओ। सेम गलती जो उन्होंने पहले की तो रिपीट कर दी। बिल्डर सुधर ही नहीं सकता ना, वो गलती करेगा ही करेगा, क्योंकि बिजनेस का नेचर है वैसा।
तो अब जो वो आपको दिखता है मैं ना बता कि रहा हूँ, जब वो देख रहा होता है कि बिक रहा है, तब वो अपना नया प्रोजेक्ट शुरू करता है। जब तक वहां पहुंचता है तब तक वो पीक हो चुका होता है। एग्जैक्टली। और प्लस एक प्रोजेक्ट कोई 2 फ्लैट का तो होता नहीं है, हाँ 100 150 200 300 फ्लैट है। तो आप जब शुरू करते हैं बुकिंग, यहाँ तो तो हजार हजार 2-2 हजार फ्लैट्स के प्रोजेक्ट्स हैं। अभी आपको याद होगा साल भर पहले तक चल रही थी कि गुड़गांव का एक बिल्डर था जो कहता था कि डे 1 सोल्ड आउट। हाँ आप लोग की खबरें छापते थे अखबार में कि पहले ही जी दिन 25-25 करोड़ के सारे फ्लैट बिक गए। अब वो नहीं आ रही खबर 1-1.5 साल से ऐसा कोई प्रोजेक्ट डे 1 सोल्ड आउट हुआ, कहाँ चले गए सब? क्योंकि हाँ अब मामला अटक रहा है। अब इन्वेस्टर ने माला पहन लिया है, उसको समझे पहला पिछला पैसा खाली होगा तभी तो आगे वाले शुरू करेंगे। सो नाउ थिंग्स आर हेवायर कि अब ये मुश्किल खड़ी हो रही है। अब आपका एक जेन्युइन प्रश्न होगा ये मुश्किल क्यों खड़ी हो रही है? हाँ वो इन्वेस्टर बायर सब कहाँ भाग गए? तो उसका रीजन ये है कि देखिए सबसे बड़ा जो रियल एस्टेट का जो सपोर्ट सेक्टर था वो है आईटी, क्योंकि इनिशियल जॉब में वो बहुत नौकरियां भी देता था, बहुत पैसे भी उसमें मिलते थे, और हमारे एनआरआई भाई लोग भी विदेश से पैसा भेज भेज के मकान यहाँ देख खरीद। कर अब क्या हो रहा है कि जो आईटी सेक्टर वहां पे नई नौकरियां है नहीं, नई तो भर्ती नहीं हो रही, रिप्लेसमेंट भी बहुत मुश्किल से हो रहा है। तो आईटी सेक्टर की वजह से मकानों में कौन लगाएगा पैसा? बायर नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन खड़ी हुई है उसकी वजह से अब रियल एस्टेट में फ्रेश बायर जो 1.5 2 नहीं है। 3 करोड़ का फ्लैट खरीदता था वो गायब हो गया। इवन मंगलुरु के जो बेंगलुरु का मार्केट वहां पे भी ये प्रॉब्लम आ रही है। एक प्रोजेक्ट का मैं आपको अपना चैनल चेक बताता हूँ। मैं बेंगलुरु गया था सिर्फ घूमने के लिए। मैंने एक बिल्डर से बात की थी तो उसने गाड़ी भेजी मुझे एयरपोर्ट से पिक करके, वहीं आसपास उसका प्रोजेक्ट बना था, उसने मुझे दिखाया कि देखो ये प्रोजेक्ट बन गया। और मैंने देखा बहुत अच्छा था, ये था, मैं तो नकली बायर बन के गया था कि मुझे वो देखना है। तो उस समय वो 80 लाख रुपए में बढ़िया 3 BHK का अच्छा फ्लैट मिल रहा था, सेंसिटिव मार्केट था वो। अब वही फ्लैट 1.5 पौने 2 करोड़ हो गया, विद इन 2 ईयर डबल। अब गाड़ी अटक रही है क्योंकि नई नौकरी है नहीं। जो बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, तेलंगाना अब की एक नौकरी में भी रिस्क इन्वॉल्व इतना हो गया कि आदमी की घबराहट हो गई। उस समय एक बार अचानक जो यस बूम आया था सैलरीज में, उससे लोगों का ट्रू, बड़ा जोश बढ़ गया था। अब वो जो एकदम नौकरियां भी जाने लगी और कम हो गया, तो उससे भी रिस्क बढ़ गई है। तो अब लोग वो रिस्क लेना नहीं चाहते कि नहीं पचास लेना हजार चाहिए रुपए की 1 लाख रुपए की ईएमआई लेकर कोई घर खरीदे। भाई। अगर आप एक सिंपल मैथमेटिक्स सोचिए कि 2 करोड़ का कोई फ्लैट है किसी भी शहर में, अगर आप उसकी मार्जिन मनी भरेंगे तो 30 लाख रुपए कम से कम मार्जिन भरेंगे जी आप, 30 या 40 मान लीजिए। 1 करोड़ 60 लाख का आप लोन लेते हैं तो आपकी 1.25 लाख रुपए की ईएमआई बनेगी मिनिमम। ईएमआई में तो 1.25 लाख की ईएमआई जब आप भरेंगे तो आपकी टेक होम सैलरी एटलीस्ट इसकी डबल होनी चाहिए। 3 लाख रुपए होनी चाहिए, करीब करीब 2.5-3 लाख। 3 लाख रुपए टेक होम का मतलब आप 5 लाख रुपए मंथली के सीटीसी में है। हाँ 60 लाख की नौकरी करने वाले कितने लोग हैं इस देश में? वो कितने लोग डेटा हैं? भी आपको मैं दे सकता हूँ। 90% लोग यहाँ 2 लाख रुपए से कम कमाते हैं साल में। 91 से 98% के बीच वाले लोग 2 से 15 लाख के बीच में कमाते हैं। 2 से 100 के बीच वाले जो लोग हैं वो 15 लाख से एंड अबव एनीथिंग कमाते हैं। तो सारा ठेका वो 2% वालों के जिम्मे है क्या मकान खरीदने का? हाँ कितने खरीदेंगे वो? कितने खरीदेंगे? तो टोटल नंबर ये ऑफ बायर्स जो है वही कम हो गया ना। अब वो अफोर्डेबिलिटी है ही नहीं है। आप नोएडा में 2 करोड़ का फ्लैट कैसे खरीदोगे? आप बताओ ना, कौन सी नौकरी करते हो आप जो 1.25 लाख की ईएमआई भरोगे आप? अच्छा, फिर ये भी हो रहा है ना कि यदि आपने कहीं सस्ता खरीदा तो और आपकी नौकरी कहीं और है, तो वो 25 यस 30 40 50 किलोमीटर आना जाना भी एक बहुत मुश्किल काम हो गया। जैसे क्या हो रहा है कि दिल्ली का मैं बताऊं कि ज्यादातर लोगों की आईटी सेक्टर की और बड़ी नौकरियां हैं गुड़गांव में। हम्म ठीक है, लेकिन अब गुड़गांव के फ्लैट्स तो 5 करोड़ रुपए का मिल रहा है। तो जिसकी हम्म नौकरी लगी है वो तो 1 लाख रुपया महीने का, 2 लाख 1.5 लाख रुपया महीना, इससे ज्यादा का तो है नहीं। ज्यादातर लोग वही कमा रहे हैं। अब एक ट्रू लाख रुपए वाले का समझिए 50,000 रुपए तो खर्चा होगा। हम्म तो वो कैसे खरीद सकता है 1 करोड़ का? तो फिर वो खरीद रहा है ग्रेटर नोएडा में। अब ग्रेटर नोएडा है गुड़गांव से 50 किलोमीटर, 55 किलोमीटर हम्म दूर। तो हम्म फिर वो क्या करता है, घर तो खरीद लेता वहां, और फिर वहां रहता है पीजी में। सही बात।
एकदम सही। मतलब ये कॉम्प्लिकेशंस है, मैं वैसे फैक्ट के तौर पे बात बता रहा हूँ। नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही है, ये यही कॉम्प्लिकेशंस है जो हाँ। मुश्किल खड़ी कर रहे हैं आप। कर रहे हैं। अब एक चीज मुझे समझाइए सर, जो मार्केट को हम पहले पढ़ते थे कि कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो भी एक रेशियो होता है कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट या प्राइस कंट्रोल जिसे आप कहते हो, तो प्राइस कंट्रोल का सिस्टम कोई फ्लैट्स में नहीं है, क्योंकि कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं, मान लीजिए ग्लास बनाया है या मेडिसिन बनाई है, ये तो 10 रुपए की पड़ रही है तो उसको आप 12 रुपए 15 रुपए तक बेच सकते हैं। ये तो नहीं है कि 150 रुपए में बेच देंगे। नहीं, देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछ लिया, ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये। पहली बात तो कोई इसका फॉर्मूला नहीं है कि ना कोई कंट्रोल है कि आप कितने बना के कितने बेचेंगे, ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है। तो बिल्डर एक फ्लैट या एक प्रोजेक्ट में सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉस्ट है लैंड है, और लैंड की कीमतें वाकई बहुत बढ़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें मैं दिल्ली मुंबई सबके बिल्डरों के साथ हूं कि भैया जमीनों के दाम बेइंतहा बढ़े हैं। तो एक कॉस्ट तो आपकी लैंड की हो गई, फिर आपकी आई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, तो जिसमें सीमेंट है, लोहा है, लेबर है, मेंटेनेंस है, ये सब तीन, जहां बड़ी बड़ी क्रेन लगाते हो, अब 100 मंजिल की बिल्डिंग बना रहे हो तो उसकी लेबर कॉस्ट एक्स्ट्रा जाएगी, बिजली जाएगी, ये सब जाएगी, ये कॉस्ट भी बढ़ी है, इसमें भी इन्फ्लेशन है। चलो ये भी हमने मान लिया। सब कुछ में अगर जोड़ लूं तो मैं बहुत क्रूड बात बोलने जा रहा हूं, चाहे जितना लग्जरी प्रोजेक्ट आपके ग्रेटर नोएडा या कहीं भी बन रहा हो, सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट की भी कॉस्ट 3,000 रुपए स्क्वायर फीट से ऊपर नहीं हो सकती। 3,000 जी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर 3,000 रुपए स्क्वायर फीट मैक्सिमम बता रहा हूं, आप उसमें चलो जमीन जोड़ लीजिए 2,000 स्क्वायर फीट की, 5,000 भाव बैठा आपका। अब बिक कितने का रहा है वो? तो 15,000 रुपए से कम में तो कुछ मिल ही नहीं रहा। एग्जैक्टली तो वो तो बहुत अच्छे वाले नहीं है 15,000 रुपए में। अब वो 10,000 रुपए का डिफरेंस कहां गया? आपको सर परमिशन लेनी बहुत सारी, खेल आपके समझ में आ जाएगा। ये हो रहा है, और ये एक बहुत ही ओपन सीक्रेट है, ये सबको मालूम है। मैं कोई पहली बार कुछ नहीं बता रहा हूं आपको। किसी भी बिल्डर से आप बैठिए शाम को, पर्सनल पूछिए उससे, तो वो बताएगा कि एक एक परमिशन के लिए पर स्क्वायर फीट मेरी कॉस्ट क्या बैठती है। अच्छा, वो भी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से परमिशन मिल रही है? वो तो सर गणित है, आपने जितना दिया उसको डिवाइड कर लीजिए। प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल लोग, वो प्रोफेशनल, वो बता देंगे कि हम इतना देते हैं तो इतनी पर स्क्वायर फीट मेरी कॉस्ट आती है, वो तो आप जुड़ेगी ना, आप ही को देना पड़ेगा। हाँ 70 तरीके की क्लियरेंसेस हैं, तो इसलिए बिल्डर लेगा ना, क्यों नहीं लेगा वो? नहीं वो ठीक है, लेकिन एक जो बात आप कहते हैं, आपके मित्र ही हैं इसलिए आप कहते हैं कि भाई बिल्डर्स की सबसे बड़ी कॉस्ट है जमीन की, और जमीन हो गई है महंगी। ठीक है, यही आप कह रहे हैं ना कि जमीन हो गई है सबसे महंगी। अब जमीन तो हो गई महंगी, लेकिन मान लीजिए आपने 10,000 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट खरीदा, ठीक है, बिल्डर ने, या 1,000 का खरीदा, मान लीजिए जो भी खरीदा, उसकी कीमत 10 साल पहले या 5 साल पहले थी 50,000 रुपए स्क्वायर यार्ड की, मान लीजिए, मैं एक्सट्रीम पर चल रहा हूँ, 50,000, आज वो हो गई 5 लाख रुपए, ऐसा मान लेता हूँ। ठीक है, तो 10 गुना बढ़ गई आपके हिसाब से, मैं ये बिल्कुल एक्सट्रीम पर बात कर रहा हूँ, ऐसा 10 गुना हो गई। लेकिन क्या था, पहले नीरज जी की सरकार थी तो फ्लैट्स बन रहे थे 12 मंजिल के, 12 मंजिल के, और अब आपने बना दिए उसको 25 मंजिल के और 30 मंजिल के, अब तो 33 मंजिल के बन रहे हैं यहाँ पर। तो वो उसी जगह में 200 स्क्वायर यार्ड में जो 50 फ्लैट बन रहे थे वो आप बना रहे हो 500, तो उसकी जमीन की कीमत कहां पर पहुंची? अब इसको कंस्ट्रक्शन पर भी जोड़ लेते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए नींव बनाई, उसके जो आपने कंस्ट्रक्शन की पिलर बनाया और आपने जो वो किया, तो वो तो आप 1 किलो चूना खरीदेंगे तो वो भले ही हमारे को पुताई करने के लिए, कलर करने के लिए पड़ जाएगा, लेकिन 1 कट्टा ले लिया तो उसमें तो सब बन जाएगा। तो वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी उसी तरह से एस्केलेट नहीं हो रही जो आप मुझे अकेले फ्लैट के हिसाब से बताते हो। ठीक है, बिल्कुल सही। अब आप सुनिए, समझ गया मैं आपका सवाल। जिस वक्त वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, आज मान लीजिए 2026 मई में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, तो उसकी एक कॉस्ट शीट बनेगी आज के हिसाब से जी। आज इसकी कॉस्ट ये बैठ रही है,
एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, ये दर्शकों को मैं बता दूं, याद रख लेना आप कि जो प्राइस आप आज बुकिंग कर रहे हो जिस प्राइस पे, वो प्राइस एक्चुअल में डिलीवरी का प्राइस होता है। वो तो क्योंकि वो तो उसको कॉस्टिंग करके वहां पर दे रहा है ना, क्योंकि वो अगले 3 साल तक जो कॉस्ट एस्केलेशन होगा, जी, लेबर कॉस्ट बढ़ेगी, सीमेंट कॉस्ट बढ़ेगी, वो सब सब जोड़ बढ़ा लिया के, उसने आज। और उसमें भी एड ऑन करके कुछ कर लिया। अब करेगा ये एड ऑन, तो वो सारी कॉस्ट जोड़ के आप आज पे कर रहे हो। जी, इसीलिए आप देखते हो जनरली कि फ्लैट मिलते मिलते आपको लगता है कि कॉस्ट तो कुछ, मतलब एस्केलेशन तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो हाँ, उतने का ही आज भी मिल रहा है। उसी आज उसी भी मिले। उसी प्रोजेक्ट में रीसेल का जो प्रोजेक्ट फ्लैट होगा, वो आपको हो सकता है बिल्डर से सस्ता मिल जाए। जी, सस्ता भी बेच ये देते होता हैं। है एग्जैक्टली। तो इसलिए जो कॉस्ट एस्केलेशन वो सब जोड़ के बनाते हैं, और जो 30 मंजिल के बजाय अब वो 50 मंजिल बना रहे हैं, तो उसके लिए सब पैसा भी तो खर्च कर रहे हैं। वो ऐसे कैसे परमिशन मिल जाएगी? वो नहीं, कौन देगा? परमिशन के लिए तो पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसको कंपेयर करेंगे तो वो नहीं, उस वो तरह जो से कॉस्टिंग परमिशन के लिए मैंने एस्केलेट पैसा नहीं हो रही खर्च ना, किया है, उसकी वो कॉस्टिंग बहुत वैसे ज्यादा है। एस्केलेट नहीं हो रही ना। नहीं, जो परमिशन के लिए मैंने पैसा दिया वो बहुत ज्यादा दिया है मैंने, इसलिए वो कॉस्टिंग इसमें जुड़ेगी। तो ये हम लेंगे। और बिल्डर कितना मुनाफा कमाएगा इसका कोई फार्मूला, कोई कंट्रोल नहीं है। जनरली माना जाता है फिर कि आपको 30 से नहीं लगता कि भाई 40% ये मार्जिन काम होता है। होना चाहिए कि भाई प्राइस का एक तो कोई हो ना, जैसे आपने सर्किल रेट्स तय कर दी हम्म, टैक्स के लिए या जो भी रजिस्ट्री के लिए आप सर्किल रेट्स पर देते हैं पैसा, तो फिर हम्म, उसकी प्राइसिंग भी तो उस तरह से फिक्स होनी चाहिए ना। एक ही अपार्टमेंट के अगल बगल में एक फ्लैट 3 करोड़ का मिल रहा है, एक 5 करोड़ का मिल रहा है, उस पर ऐसे ज्यादा लिख दिया कि यहाँ नीरज जी की भी फोटो लगी हुई है, ये भी इनका भी खरीदा हुआ है, ये सुपर लग्जरी फ्लैट है। आप सर ना ऐसा सवाल खड़ा करते हो कि ये फिलोसफिकल जवाब मुझे देना पड़ता है। डीडीए के फ्लैट आप क्यों नहीं खरीदते हैं? एक ऐसे हल्की से हथौड़ी मारो तो प्लास्टिक गिर जाएगा। तो वहां कॉस्ट कंट्रोल है, सस्ता मिलता है, जी। बट लोग प्रेफर नहीं करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना है कि जो कॉस्ट कंट्रोल वाले सरकारी फ्लैट बनते हैं डीडीए के, उनकी क्वालिटी आप देखिए कैसी है। तो जहां पे नहीं आप नहीं, ये देखिए, इसको भी मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। ये जो अभी जो फ्लैट्स बन रहे हैं प्राइवेट बिल्डर्स के, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं बन रहे, लेकिन नहीं नहीं, आपने मिलकर क्या किया कि आपने जो एक जमाने में 25 साल पहले डीडीए का फ्लैट लेना ही एक बड़ा काम होता था, हम्म, आज डीडीए ऐड दे रहा है कि हम फ्लैट दे रहे हैं, आप ले लीजिए, कोई खरीद रहा नहीं है। क्योंकि नीरज जी ने कहा ये तो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास लोग हैं जो डीडीए का फ्लैट खरीद रहे हैं। तो ये पूरा जो मार्केट का एक डिजाइन आपने नया तरीके से तैयार किया, देखिए ये नहीं, वो एक अलग ये तरीके भी प्रश्न है। इंपॉर्टेंट बात है। मैं उसको भी एड्रेस कर रहा हूँ, वो अलग तरीके प्रश्न है। पहले इसको एड्रेस करें फिर वो वाला भी। देखिए पहला प्रश्न तो ये है कि जैसे ही आप प्राइस कंट्रोल करेंगे, चाहे वो आवास विकास परिषद के हो, डीडीए के हो, मुंबई में महाडा के हो, उन फ्लैट की क्वालिटी वाकई खराब होती है, ठीक है, मान लिया। इसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये फिलोसफिकल क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए सरकार ही बनाए, मैं तो ये चाहता हूं कि बिल्डर जब मकान पूरा बना ले तब बेचना शुरू करे। बुकिंग क्यों करना भाई, पहले सब बना हाँ, लो तो फिर यही मैं बेचो कह आप। रहा हूँ कि सरकार ये क्यों नहीं करती। अब आपने बुकिंग की बात की तो एक और कंपनी संस्था बन गई रेरा। बहुत दिनों से हाँ, हंगामा हो रहा था कि दिल्ली में और एनसीआर में, खासतौर से एनसीआर में बहुत सारे लोगों ने फ्लैट्स बुक करवा दिए। हजारों हजार फ्लैट्स आप ग्रेटर नोएडा जाएं तो बुक हैं, और उनका हम्म, पता ही नहीं है कि वो कब बनेंगे। कई लोगों के पास हम्म, 15 साल से 20 साल से वो आए ही नहीं है। तो फिर संस्था एक बड़ी हंगामा हुआ तो रेरा बना दी गई। रेरा हम्म, को कहा गया कि वो तय कर दे कि भाई कितने टाइम में बनना है, ये सब है। और अब तो रेरा के नंबर होने लग गए जो प्रोडक्शन जो बनाती है कंस्ट्रक्शन कंपनी। लेकिन हाल हम्म, तो वो का वही है, रेरा में केस फंस जाए, केस सुना भी दिया तो वो कहते हैं हम्म, हमारे पास कानून थोड़ी है इसको, मतलब कोई फांसी तो दे नहीं सकते हम, आप हम्म, चले जाइए। अब आपके पास ये फायदा है कि आप रेरा के फैसले को हाई कोर्ट में ले जाइए। हम्म, समझे? बिल्कुल। रेरा तय नहीं कर रहा कुछ, हाँ, रेरा का फैसला ले जाइए हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट अब एक्चुअली तय, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी है। और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो फिर वो वो रेरा बनाने का क्या फायदा हुआ। नहीं, देखिए रेरा क्या अलग अलग स्टेट में जो अलग अलग इम्प्लीमेंट हुए हैं, मुझे लगता है वो इवॉल्विंग स्टेज में है। और कई जगहों का रेरा बहुत वीक है, कई जगहों का रेरा अच्छा है। इसका एक थोड़ा सा लिगेसी भी देखिएगा आप। दिल्ली एनसीआर मार्केट हमेशा से बहुत ही सस्पिशन की नजर से देखा जाता रहा है, डाइसी डाइसी देखा जाता बहुत ही डाइसी रहा है, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत है, करप्शन अटर लेवल का है, उसमें कोई मतलब कहने ही सुनने की बात ही नहीं है। और इसीलिए वहां पे मतलब झड़ी लगी थी कि पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा ही ब्लॉक हो गया था। ये अपने है। आप जी, में एक बड़ा
स्टडी का विषय है। आप इसी के कंपैरिजन मुंबई आइए, यहाँ का रेरा बहुत ही सख्त है। आपने बुकिंग की तो रजिस्ट्री कराओ, तो रजिस्ट्री आप तभी कराएंगे जब आप एंड यूजर हैं या आपको लगता है कि अब इसको मैं 2-4 साल होल्ड करूंगा। तो ये रेरा टू रेरा डिफरेंट है, अलग अलग है। मुंबई का मार्केट हमेशा से थोड़ा इवॉल्व रहा है। यहाँ के प्रोफेशनल बिल्डर्स थे, बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पे बायर थोड़ा सा इवॉल्व हो गया था। दिल्ली एनसीआर में ये हमेशा से बदनाम मार्केट रहा, ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। हम लोग दिल्ली में कवर करते मुझे थे। लगता है आपकी बात का एक जो बड़ा कारण मुझे समझ आया कि वो एंड यूजर यहाँ पर नहीं है, सब लोग बुक ही करा रहे हैं। कोई घर लेने का है कि नहीं है, क्या करना है, नहीं करना। वो एक झटके में खत्म हो सकता है अगर वो ये कह दें कि बुकिंग का अमाउंट देने के साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। आप क्या साफ हो जाएगा पूरा ये मीडिएटर एक दिन में। कल आदेश निकालिए कि 10% पे बुकिंग होगी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होते ही आप देखिए सब ये इन्वेस्टर, ट्रेडर, बिल्डर, ये सब बाहर, क्योंकि फिर रियल पैसा आ जाएगा। तो वो आपके यहाँ गड़बड़ है ना, उसी की गड़बड़ है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो 3-4 लेयर का काम चलता है। अभी भी आप एक्सप्रेस वे पे जाइए तो बहुत सारे फ्लैट जहाँ की रजिस्ट्री नहीं हो रही है, क्योंकि उन्होंने बिल नहीं पे किया। मैंने सुना है कि नोएडा के बिल्डिंगों के बाहर वो बोर्ड लगे हुए हैं कि इस बिल्डिंग ने ये नहीं पे किया, वो नहीं पे किया। नोएडा अथॉरिटी ने बोर्ड लगा रखे हैं, बोर्ड लगा रखे हैं, और वो उनको रजिस्टर ही नहीं कर रहे होते, सोसाइटी को भी। एग्जैक्टली। और उससे फायदा ये है, उसका नुकसान ये हो रहा था कि जिन लोगों ने घर ले लिए, रहने भी लग गए, तो उनको जो एमिनिटीज चाहिए वो नहीं मिल रही होती, वो नहीं मिल रही। तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत है एनसीआर मार्केट की। तो एक जो वो आपका जो प्रश्न था उसका एक जवाब ये भी है कि वहां पे अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट अभी भी प्ले कर रहा है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, करप्शन का पैसा है, ये बीच में ट्रेडर, इन्वेस्टर, ये सब घुसे हुए हैं, और रेरा वीक है। ये मूल कारण है उसके वहां पे। और फिर जमीनों की कीमतें मनमानी चल रही है। एक कारण ये और है क्या, वो भी आप ही के मित्र, मैं कहूंगा फिर आपके मित्र, कि जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो हर प्रोजेक्ट में शामिल हैं। कहीं पर डायरेक्ट है, कहीं पर इनडायरेक्ट है। बल्कि ऐसा होता है कि फिर आपके कुछ मित्र, हाईवे बनाने होता है, एक्सप्रेस वे बनेगा अगले 5 साल में, तो वो नीरज जी के दूसरे मित्र को बता देते कि यहाँ एक्सप्रेस वे बनना है वाला, आप जमीन खरीद लो और ये प्रोजेक्ट शुरू कर लो। मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब पॉलिटिशियन हर जगह है, हर जगह के रियल एस्टेट में पॉलिटिशियन का पैसा लगता है, ये प्रूवन फैक्ट है। लेकिन कुछ मार्केट बहुत अच्छे कर गए हैं, जैसे इवन बेंगलुरु का मार्केट इज वेरी मेच्योर मार्केट। वहां कभी अनाप शनाप कीमतें नहीं बढ़ती हैं। मेच्योर मार्केट है, स्लो ग्रोथ है, स्टडी है, बढ़िया मार्केट है। कारण क्या है कि देखिए, इसको मैं ऐसे समझाऊं कि करप्शन रोकने का एक बड़ा तरीका होता है कि आप उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दीजिए, मतलब टेक्नोलॉजी से यूज करिए आप, तो आपका गड़बड़ की संभावना कम बनती है। मुंबई में ज्यादातर बिल्डर अब लिस्टेड कंपनीज हैं, सब बड़े बड़े बिल्डर लिस्टेड हो गए दिल्ली में, तो उसमें गड़बड़ी कम होगी। उसमें गड़बड़ी इसलिए कम होती है क्योंकि वो आपके साथ 2-4 पैसे की हेरा फेरी करने से ज्यादा उनको मार्केट में मार्केट कैप का फायदा मिलता है। ब्रांड बन गया तो आपको वैसे वैल्यूएशन मिलेंगे, वैसे ही वैल्यूएशन मिल जाएगा। पॉलिटिशियन भी चाहता है कि हमको अच्छे वैल्यूएशन मिले, बट दिल्ली में क्या है, गुड़गांव के 1-2 छोड़ दीजिए तो बाकी कौन से लिस्टेड बिल्डर है वहां पे, भरोसा ही नहीं होता वहां, ट्रस्ट फैक्टर नहीं है। तो ये सिस्टमिक प्रॉब्लम जो दिल्ली एनसीआर के मार्केट में, वो कोलैप्स की तरफ जाएगी। और एक दिन आप लोग सबक सीखेंगे। मतलब ऐसा नहीं वो हमेशा खराब रहेगा, एक न एक दिन वो सबक सीखेंगे और ठीक होगा वो। जैसे एक लेवल पे आया रेरा, लेकिन अभी वो रेरा मजबूत नहीं है। नेक्स्ट लेवल पे जब आएगा तो नहीं यार, अब तो बहुत गड़बड़ हो गई, बहुत लोग डूब रहे हैं, पैसा डूब रहा है, तो इवॉल्व होगा, बट बहुत स्लो प्रोसेस। दूसरा एक जो सवाल आपने कहा था, वो सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है कैमेलिया, जहां पे 100 करोड़ 150 करोड़ की फ्लैट है, ये आपके नोएडा में ही सेक्टर 50 में 43-47 प्राइम लोकेशन पे है, 104 में 107 में 104 में है ना। वहां पे एक बिल्डर आपको ये बात भी सेल करता है कि यार देखो, ये एक ऐसी लोकेलिटी सिस्टम में डेवलप कर रहा हूँ जहां पे सब एक ही लेवल के लोग, हाई फाई लोग, कम्युनिटी डेवलप करें। आपको उस कैंपस के अंदर आप मजे से रहोगे, जो प्रश्न आपने उठाया था डीडीए फ्लैट के लिए। तो ये भी एक फैक्ट है कि आप अपने फ्लैट से ज्यादा अपने नेबर कौन है इसकी चिंता करते हैं। आप मकान खरीदने आते हो, नेबर पहले पूछते हैं ना कौन रहता है बगल में हमारे, तो उसका भी प्रीमियम आप भरते हैं। हाँ, वो पहले नेबर पूछते थे, पहले नेबर पूछते थे कि कोई अच्छा आदमी है कि नहीं है। अब नेबर इसलिए पूछते हैं कि कोई बड़ा आदमी है कि नहीं है। नहीं, अगर वो बड़ा आदमी तो अच्छा ही होगा, मैं तो ये मानता हूँ।
अगर अगर देखिए एक सिंपल सी बात सोचो विजय नहीं जी, नहीं अगर मैं मान 10-10 लिया करोड़ के फ्लैट अगर 10-10 करोड़ के फ्लैट हम बेच रहे हैं, नहीं बड़ा तो आदमी कोई होगा तो 2 अच्छा आदमी ही आदमी खरीदेगा ना, होगा। तो अच्छा ही होगा। ये आपने पूरी हमारी जो फिलॉसफी थी वो बदल दी। पहले लोग कहते थे कि अच्छा आदमी होगा, जरूरी नहीं कि वो बड़ा आदमी हो। नहीं, आपने बड़ा आदमी तो सिखाया अच्छा होगा। बड़ा अरे अब यही हो ही रहा है आपके यहाँ। सी हाँ एक किसी ने बहुत अच्छी एनालॉजी समझाई मुझे कि कैमेलिया में 100 करोड़ का फ्लैट जो आप खरीद रहे हैं, अब तो मतलब हाईएस्ट प्राइस उसका शायद 150 करोड़ तक गया था। 150 पर पहुंच गई है वहां। हाँ, क्यों खरीद रहे हैं आप 150 करोड़? क्योंकि वहां सारे वो लोग रहते हैं जो हुज हु हैं, स्टार्टअप है, बड़ी-बड़ी है, हो सकता है गार्डन में वॉक करते हुए आप 100 करोड़ की डील कर लें। डील कर लें। आप इंडिया के क्रीम के साथ वहां रहेंगे। इस बात के लिए आप 100 करोड़ दे रहे हैं। तो ये समझिए आप कि आप आपके बच्चे कहाँ एक और दूसरा एनालॉजी लीजिए आप स्टेटस हमेशा अच्छा स्कूल क्यों ढूंढते हैं अपने बच्चे के लिए? पढ़ाई के लिए थोड़ी ढूंढते, पढ़ाई तो प्राइमरी वाले में भी यही होती है। अच्छा स्कूल इसलिए क्योंकि उसकी जो जेंट्री बनेगी, जो जेंट्री उसका है फ्रेंड सर्कल बनेगा, उसके, हाँ उसके सर्किल। वो अच्छा बनेगा। आप बताओ कितने लोग हैं जो याद करते हैं कि मेरे स्कूल का फ्रेंड आईएएस है, मेरे स्कूल का फ्रेंड हाँ इंडस्ट्रियलिस्ट है। हमारा तो कोई नहीं है। हमारे जो थे 2-4 तीसरे तो आईएएस बन गए, वो तो लखनऊ रह गए, मुंबई कोई आया ही नहीं इधर। तो अगर आप बसंत वैली में पढ़ते हैं या दून में पढ़ते हैं, तो तब आपको पूरा क्लास, तो 80% लोग वही होंगे क्लास में। सो यू पे फॉर दैट। इसलिए कैमेलिया में 150 करोड़ का फ्लैट आप दे रहे हैं, क्योंकि आपको नेबरहुड भी चाहिए ना। तो बिल्डर समझ गया कि नेबरहुड की कीमत है, तो सर उसने मैं चाहता हूँ, मेरा भी मन है, आपके पास पैसा, आप ऐसे करिए मेरे नाम से एक फ्लैट खरीदवा। ओके, बिल्कुल क्योंकि मैं बिल्कुल दोनों बनना चाहता हूँ, अच्छा आदमी भी बनना चाहता हूँ और बड़ा आदमी बनना और चाहता बड़ा हूँ। तो आदमी। अच्छा आदमी बनने के लिए बड़ा आदमी बनना जरूरी है, और बड़ा आदमी आपकी मदद के बिना बन नहीं सकता। देखिए आप पहले बड़े आदमी बनिए, अच्छा आदमी अपने आप बन जाएंगे आप, क्योंकि उसकी चिंता इस छोड़ कलयुग दीजिए। में जो बड़ा आदमी है वो अच्छा आदमी है। ये मान लिया हम लोगों ने, समाज ने इसको स्वीकार कर लिया है। चलिए सर देखते हैं। अच्छी लेकिन चर्चा। लेकिन आप दिल्ली एनसीआर का मार्केट साल 1.5 साल में मुझे लगता है कि ये बड़ी बड़ी बहुत चिंता वाली बात भी है और सीवियर गंभीर करेक्शन बात। लेगा, सीवियर जी करेक्शन। चलो, वैसे अच्छी बात भी है, थोड़ी चिंता की भी बात है, दोनों बातें हैं। चलिए इस पर बात करते हैं। बहुत अच्छी चर्चा रही, सोचते हैं कि अच्छा है। थैंक यू वेरी मच सर। आप ज्ञान देते रहते हैं। थैंक यू सर। कोशिश करेंगे। अब आपने एक नया प्रोजेक्ट दे दिया बड़ा आदमी बनने का। पहले हम सोच रहे थे कि अच्छा आदमी बने, वो भी नहीं बन पाए मैंने थे, मैंने लेकिन बड़ा आपने आदमी नया बनने के लिए रास्ता बता दिया। आपको बिजनेस भी सिखाया था। आप जयपुर जब जाइए तो स्टार्टअप भी शुरू करिए। और अब आप कह भी नहीं सकते, क्योंकि अब जयपुर के लिए एक नया हाईवे दिल्ली मुंबई बन गया है, तो वो भी अब अच्छा, 3 घंटे में 4 घंटे में वहां पहुंचा देता है। तो बस सर अब नॉन स्टॉप है, नॉन स्टॉप है। अगले वीकेंड में जाइए ना। हाँ तो हम तो जैसे ही सोचते हैं कि अगले वीकेंड में जाए, तो सोचता हूँ टोल कितना बैठ रहा है, 800 रुपए बैठ रहा है। फिर सोचता हूँ 800 रुपए में तो मैं ट्रेन में वैसे ही चला जाऊंगा। दैट्स ट्रू। सराय रोहिल्ला से ट्रेन ले लीजिए। चलिए बिल्कुल।